हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टैली ने अपनी रिलीज़ 5.1 लॉन्च कर दी है 2 दिसंबर को। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टैली प्राइम रिलीज़ 5.1 के अंदर क्या नए अपडेट्स आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलीज 5.1 जो है इसके अंदर हमने कुछ एनहेंसमेंट किए हैं अलग अलग पार्ट पे। जैसे कि हम लोग ईवी बिल से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट की जो हम लोग इनवॉइसिंग हम लोग करते थे, तो वाइल वी आर जस्ट डूइंग दी एक्सपोर्ट इनवॉइस, दैट हाउ कैन रिलीज 5.1 विल हेल्प अस टू मेक इट इजियर टू जनरेट दी ईवी बिल, है ना। वो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम गो थ्रू करेंगे जो प्रीवियस डोमेन हमारा रहा है रिलीज.2.0 के अंदर हमने हमारा ईवी बिल आया था। तो उससे मैं थोड़ा सा उसको रिकैप भी करेंगे, क्योंकि कुछ न्यू रिसोर्सेज भी हैं आई थिंक आप लोगों के बीच में, और वैसे तो काफ़ी लोग मुझे पुराने ही लग रहे हैं। और यू आर करंटली प्रोवाइडिंग द सर्विस रिलेटेड टू द ईवी टू योर कस्टमर्स, तो वो आप कर भी रहे हैं। उसमें कुछ आपके लिए ऐसा कुछ हैट्रिक नहीं है कि कोई नई चीज़ है, तो थोड़ा सा उसको एक बार रिकैप करेंगे, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं कि जैसे हम जीएसटी 2B रिकॉन्सिलेशन करते थे। अगर हमने कोई बैंक चार्जेस की एंट्री दी हुई है तो वो हमारे वहाँ पे रिकॉन्साइल नहीं हो पाती थी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसको हम लोग वहाँ पे मेंशन करते थे। अभी while you just putting the entry in the Tally Prime related to the bank charges, so it will be automatically considered under the GSTR 2B, एंड वहाँ पे आपका वो इजीली आप रिकॉन्सिलेशन में आपको हेल्प होएगा। और भी अगर इफ़ यू हैव मेक एनी चेंजेस इन द आइटम मास्टर्स और लेजर मास्टर्स, पार्टी मास्टर्स और F11 में अगर कोई चेंजेस किए हैं आपने, तो आपका जैसे ही आप चेंजेस करते थे तो आपका ना इफेक्टिव डेट मांगता था। ओबियसली वो अभी भी मांगेगा इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट जैसे ही आपने दिया, उसके बाद में जो भी डाटा अवेलेबल है वहाँ पे, उसके लिए वो रिकम्पुटेशंस के लिए वहाँ पे स्टार्ट हो जाता था, जिसमें क्या था कि वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो वहाँ पे आपको किस तरीके से हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। जीएसटीआर 2B में गवर्नमेंट्स ने अपनी पॉलिसीज़ में क्या चेंजेस किए हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स में क्या वो अमेंडमेंट्स अपडेट हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ में कई बार क्या होता है कि कोई पार्टी का जीएसटीएन इनएक्टिव हो गया। अब ऐसे केसेस में चैलेंज क्या आता था कि पार्टी का जीएसटीएन इनएक्टिव है और हमने चेक नहीं किया और हमने उसको रिटर्न को फाइल किया, पोर्टल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उस केसेस में आप उस सिनेरियो को कैसे हैंडल करेंगे, हाउ यू कैन मार्क दैट पार्टी एज एन B2C। वो या फिर वाउचर लेवल पे, अगर आप बिफोर अपलोडिंग द डाटा यू कैन जस्ट चेक एट द मास्टर लेवल, एंड यू कैन आल्सो चेक ऑन द वाउचर लेवल। तो वो भी हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, वो सारा हम जीएसटी रिटर्न एनहेंसमेंट के अंदर देखेंगे। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। और डाटा माइग्रेशन के टाइम पे एक बड़ा चैलेंज होता था, अभी भी आज की डेट में भी हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं 5.0 तक। कि हम जब डाटा को माइग्रेट करते थे, तो डाटा माइग्रेट होने के बाद में मान लीजिए कि अगर हमने वाउचर टाइप जो है हमारा, उसके अंदर हमने सेटिंग नहीं की है वाउचर नंबरिंग की, कि हमारा जो अगर हम कोई वाउचर इंसर्ट करते हैं इन बिटवीन या कोई डिलीट करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट रीनंबरिंग वाउचर आपका हो जाता है। रीनंबरिंग वाउचर्स में अगर हमने कोई वाउचर इंसर्ट किया, तो हमारा उससे आगे वाले जितने भी वाउचर्स नंबर हैं वो सब के सब आपका एक एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे। सेम केसेस आपका डिलीटेशन का है, कि जैसे मैंने कोई नंबर वाउचर नंबर डिलीट किया, मेरे बुक्स में मेरे पास में 1 2 3 4 5 वाउचर पड़े हैं और मैंने 3 नंबर डिलीट कर दिया, और मेरा मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग वहाँ पे रीनंबरिंग वाला है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो 4 नंबर है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चैलेंज क्या होता था, अगर हमने ये सेटिंग नहीं किया हुआ, तो हमारी बुक्स में तो वो वाउचर नंबर ओब्वियसली हमारे पास में जो हार्ड कॉपी रखी है वहाँ पे 4 रखा है, कस्टमर के पास में भी 4 रखा है, और वो भी एग्जैक्टली अपनी बुक्स में अगर हम देखें तो वो 3 नंबर में आ चुका है। ऐसे में वो बड़ा चैलेंज होता था। और अगर हमारे पास में इस तरीके से 5 10 15 हमारे अलग अलग लोकेशन, मतलब वाउचर नंबर हमारे डिलीट हो गए हैं, या हमने किसी लोकेशन पे हमने इंसर्ट कर दी, तो सारे वाउचर नंबरिंग हमारे जो डिस्टर्ब हो जाती थी, जिसके लिए हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है आज की डेट में भी, हालांकि 5.0 तक भी, कि हम उसको रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर को वहाँ पे अनेबल करके वो फैसिलिटी को हम रिटेन कर सकते हैं, है ना। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास में है। लेकिन अभी क्या है कि 5.1 के अंदर ना, जब आप डाटा को माइग्रेट करेंगे तो उसी समय पे आपको स्क्रीन का पॉपअप आएगा, एंड उस स्क्रीन पे ही आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि आप वाउचर नंबरिंग जो है उसका मेथड आप क्या रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट तो रीनंबरिंग ही रहेगा, लेकिन अगर आप उसको रिटेन ओरिजिनल रखना चाहते हैं तो वो सिंगल वाउचर्स के लिए, किसी सेल के लिए, या फिर सभी सेल परचेज रिसीव पेमेंट वगैरह वगैरह सभी के लिए रखना चाहते हैं, वो सेटअप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में
आपके जो आइटम है उनके जो HSN कोड्स की जो लेंथ है वो आपकी 4 डिजिट्स की, 6 डिजिट्स की, 8 डिजिट्स की रिक्वायर्ड है, आपको पता ही है। और वो भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी तक आपके कुछ आइटम में 4 डिजिट का है, कुछ आइटम में आपने 6 डिजिट का आपने HSN कोड मेंशन किया हुआ है। और व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू माइग्रेट द डाटा इन द रिलीज 5.1, तो उस समय पे आपने वहाँ पे सेटिंग कर दी 6 डिजिट की। तो होगा क्या कि वो सारे के सारे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी जिनमें 4 डिजिट का वहाँ पे HSN कोड मेंशन होगी, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू दी इन द कॉलम ऑफ द अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस, और वहाँ से जाकर के उनको आइडेंटिफाई करके आप अपडेट कर सकते हैं इजीली। तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में अदर एनहेंसमेंट में जब हम अपनी GST 9 प्रिपेयर करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि हम हर महीने की अलग अलग GST 1 डाउनलोड करते हैं, देन डाटा को मर्ज करते हैं, देन उसको कंसोलिडेट करके हम अपनी GST 9 प्रिपेयर करते हैं। सो वो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 5.1 ऑनवर्ड आपको क्या फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है, आप सिंपली जब रिटर्न को एक्सपोर्ट करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर को आप सेलेक्ट करने के बाद में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का एक्सपोर्ट बटन सेलेक्ट करने के बाद में देन आप कहाँ पे जाएंगे, एक्सपोर्ट बटन पे जाइएगा और वहाँ पे एक्सपोर्ट करते समय लोकेशन वगैरह सेट करने के बाद में राइट हैंड साइड में आपको फैसिलिटी दी हुई है F8 बटन की, वहाँ पे एक्सपोर्ट फाइल इन दी सिंगल एक्सपोर्ट डाटा इन दी सिंगल फाइल को वहाँ पे आप अनेबल कीजिएगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू एक्सपोर्ट ऑल दी डाटा इन दी सिंगल फाइल। तो आपका मान लीजिएगा B2B की ट्रांजेक्शन है तो वो B2B की अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से सारा डाटा कंसोलिडेट होगा अगर एक सिंगल फाइल के अंदर ही आ जाएगा। सिमिलरली आपका चाहे डेबिट नोट हो, चाहे क्रेडिट नोट हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, जो भी आपकी मंथ ऑन मंथ वहाँ पे डाटा है दैट विल बी ऑटोमेटिकली कंसोलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ द रिलीज 5.1। सिमिलरली आपका HSN समरी लेवल आपको वहाँ पे अगर देखना होता था तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पे फैसिलिटी है। वी विल जस्ट गो टू द प्रोडक्ट एंड वी कैन सी व्हाइल वी आर जस्ट डूइंग दिस एक्टिविटी। सो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। सो ईवी बिल की बात करें, सो ईवी बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आप सभी को मालूम है, और आप जो पुराने रिसोर्सेज हैं वो तो मल्टीपल टाइम सर्विसेज भी अपने क्लाइंटेज को दे चुके हैं वहाँ पे ईवी बिल से रिलेटेड, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए इसको रिकैप कर लेते हैं। ईवी बिल इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता क्या है और कब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है और गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सो ईवी बिल देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल की रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो वहाँ पे पड़ेगी जब हमारे गुड्स का मूवमेंट हो रहा होगा। जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा होगा तब हम ईवी बिल के लिए बोले, यानी कि सर्विसेज पे हमारा ईवी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बनता भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, ईवे बिल की जो जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है इंटर स्टेट के केसेस में। अगर आप यूपी में बैठे हुए, यूपी से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से या फिर आपका गुजरात आप माल भेज रहे हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो 50,000 इज द थ्रेशोल्ड लिमिट। आपकी इनवॉइस की वैल्यू अगर 50,000 है, नाउ यू नीड टू जनरेट द ई वे बिल फॉर दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, पहली चीज़। लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट की, यानी कि विद इन द स्टेट्स की, जैसे यूपी टू यूपी है, दिल्ली दिल्ली है, गुजरात से गुजरात में माल जा रहा है, ऐसे केसेस में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी कुछ सुविधा के हिसाब से वहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड लिमिट को सेट किया। जैसे कि आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने के लिए जो समय लगता है वो हार्डली 1.5 आवर लगता है, 1 से 1.5 घंटे में आप आसानी से जा सकते हो। सो ऐसे में गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ईवी बिल्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि जिनकी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो उन्होंने इस थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया, यानी कि 99,999 तक अगर आपकी कोई इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस आपकी कोई कंसाइनमेंट मूव हो रहा है दिल्ली के दिल्ली में, तो उसके लिए ईवी बिल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 1 लाख को टच कर गया देन नाउ यू नीड टू जनरेट द ईवी बिल फॉर दैट कंसाइनमेंट। दूसरी बात, ईवी बिल 2 पार्ट में बनता है, पार्ट ए, पार्ट बी के अंदर। पार्ट ए में हमारी पार्टी की डिटेल होती है और पार्ट बी में हमारा ट्रांसपोर्टर की डिटेल होती है। ईवी बिल हम जनरेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर से भी और डायरेक्टली ईवी बिल पोर्टल पे जा करके भी। ईवी बिल जनरेट करने के बाद में हम अपने ट्रांसपोर्टर को यानी कि ड्राइवर को उसको हैंड ओवर कर देते हैं अलोंग विद द कंसाइनमेंट एंड इनवॉइस। सो अब जो ट्रांसपोर्टर है उस कंसाइनमेंट को लेकर के चलेगा। इन बिटवीन अगर कोई टैक्स ऑफिशियल किसी चेक पोस्ट पे उसको वेरीफाई करता है तो वेरीफाई करने के बाद में उस कंसाइनमेंट को आगे फर्दर प्रोसेस होने के लिए अलाउ कर देगा, ठीक है। सो जब हम एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करते हैं 5.1 के अंदर जो नया अनाउंसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, जब हम एक्सपोर्ट इनवॉइस करते हैं तो एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए ईवी बिल की हमें जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली मान लीजिएगा बाई एयर जा रहा है तो एयरपोर्ट तक जरूरत पड़ेगी।
बाई शिप जा रहा है तो हमें पोर्ट तक हमें उसकी ईवी बिल बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और ईवी बिल आपका जो ट्रांसपोर्टर वो भी बना सकता है, या जो सप्लायर्स है वो भी बना सकता है, जैसी भी वहाँ पे सिनेरियो जो वो कोई कर सकता है। तो उसके लिए क्या है कि एक्सपोर्ट इनवॉइस के केसेस में अभी तक हम लोग क्या है, वहाँ पे सारी डिटेल्स हम लोग सप्लीमेंट ईवी बिल सप्लीमेंट्री स्कीम जो होती है उसमें हम लोग मैनुअली डालते थे। अब आपको क्या है कि जो आप F11 में आप मल्टीपल मेलिंग एड्रेसेस को अनेबल करते हो ना, और वहाँ पे अपनी कंपनी के लिए भी एड्रेसेस बना लेते हो, सिमिलरली आप पार्टी के मास्टर्स पे आकर के वहाँ से एनेबलमेंट करने के बाद में पार्टी के लिए भी मल्टीपल एड्रेसेस आप वहाँ पे एनेबल कर सकते हो। ये कैपेबिलिटी आपको दी गई है। तो वो पोर्ट के या फिर एयरपोर्ट के या जो भी आपके एड्रेसेस हैं जहाँ तक के लिए आपको बिल बनाना है वो बना करके एक बार आप रख सकते हैं। देन आप सिंपली उसको सप्लीमेंट्री स्क्रीन पे आप उसको सेलेक्ट करा सकते हैं और डायरेक्टली ईवी बिल बना सकते हैं। ये एक नया एनहेंसमेंट यहाँ पे हुआ है 5.1 के अंदर। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए कि मेरा माल दुबई जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मैं उस पार्टी को सेलेक्ट करूंगा। अब उसका प्राइमरी एड्रेस तो दुबई का ही है, अगर ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया तक तो मेरा ईवी बिल नहीं बनेगा ना। तो अभी क्या है, जब मैं ईवी बिल की स्क्रीन पे जाऊंगा तो वहाँ पे देखिएगा मुझे प्राइमरी की जगह पे दूसरा एड्रेस ही चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो प्राइमरी एड्रेस में तो मैं नहीं यहाँ पे ईवी बिल बना सकता हूँ। सो आई कैन प्रेस द बैक बटन और वहाँ पे जाकर के मैं उस सेकंड जो मैंने एड्रेस बनाया हुआ है इस पार्टी के मल्टीपल मेलिंग एड्रेसेस में, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, बाकी सब पार्ट बी वगैरह की डिटेल डालूंगा, एंटर करूँगा, सेव करूँगा। डिस्टेंस वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो टैली ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा। सो आपने प्रोसेस किया और आपसे पूछेगा ई वे बिल बनाने के लिए, आपने आगे इसको फिर अगेन परमिशन दी सॉरी, तो आपका इस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए, एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए आपका ईवी बिल सक्सेसफुली यहाँ पे बन जाएगा। यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दी पेज अप बटन और वहाँ पे जाकर के आप उसको डिटेल्स को भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ईवी बिल नंबर है, सब टाइप में एक्सपोर्ट है ना, डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस है, कितने किलोमीटर आपका बनता है, वो सब चीज़ें। और प्रिंट जब आप करेंगे तो आप देखिएगा पूरा यहाँ पे इनवॉइस के अंदर और आपका ईवी बिल आपका यहाँ पे बन करके तैयार हो गया, दिखाई दे रहा है ईवी बिल नंबर क्या है, किस कौन से जीएसटी के थ्रू जनरेट किया गया है, कितने किलोमीटर है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कहाँ से डिस्पैच हो रहा है, कहाँ तक डिस्पैच हो रहा है, वो डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैक हो रही है। ठीक है, सो ये सिंपल सा एक मतलब बहुत छोटा सा एनहेंसमेंट यहाँ पे किया गया है। दूसरा ईवी बिल से रिलेटेड जो एनहेंसमेंट हुआ है वो आपका जॉब वर्क से रिलेटेड हुआ है। तो जब हम मेटल ट्रांसफ़र करते थे अपने जॉब वर्कर के पास में, तो वहाँ पे हमारे पास में मेटल आउट वाउचर्स के लिए ईवी बिल बनाने की पावर नहीं थी। अभी आप वो कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आपको जब आप जॉब वर्क का काम कराते हैं किसी से, तो उस पार्टी को ऑर्डर बुक करने के बाद में जब आप उसको मेटल शिप करते हैं, तो मेटल शिप करते समय आप क्या करते हैं, आप सिंपली उस पार्टी का जो जॉब वर्कर है, उस जॉब वर्कर का जो है वहाँ पे आप पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके नाम पे जो भी वहाँ पे आपका ऑर्डर बुक है उसकी लिस्ट आपके सामने आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगी। उसमें से वो ऑर्डर नंबर आप पिक कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपने डाले हुए हैं तो ऑर्डर नंबर जैसे ही ट्रैक करेंगे और आप उसका जो गोडाउन है पार्टी का उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि मेटेरियल आउट कर रहे हैं आप। सो आपकी अगर वैल्यू उस थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करती है जो आपने एफएनए लेवल पे कॉन्फ़िगर्ड की हुई है, तो ऑब्वियसली आपके पास में ईवी बिल का एक ऑप्शंस आ जाएगा। आप सिंपली ईवी बिल डिटेल्स पे एंटर प्रेस करेंगे और वहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे, चेक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे, देन उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही आप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करते हैं तो इमीडिएटली यू विल बी एबल टू जनरेट दी ईवी बिल फॉर दी मटेरियल आउट वाउचर आल्सो। ठीक है, सो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज़ है, बस एक आपको कैपेबिलिटी दे दी गई है कि अब आप मेटल आउट वाउचर्स के लिए भी आप वहाँ पे बना सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन्स के लिए भी आप बना सकते हैं, यानी कि जॉब वर्क पे भी अब आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि जीएसटी रिटर्न एनहेंसमेंट है। कुछ चेंजेस नहीं है इसमें बैंक चार्जेस से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक चार्जेस की एंट्री जैसे अभी तक आप डालते थे, तो वैसे अभी भी आपको यहाँ पे डालनी है। सिंपली वाउचर पे जाओ और पेमेंट वाउचर पे जाओ, और पेमेंट वाउचर पे जाकर के जिस भी बैंक के वो चार्जेज हैं उस बैंक का नाम सेलेक्ट करो। बैंक चार्जेज का लेजर जो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बना रखा है उसको आप सेलेक्ट करो। बैंक चार्जेज जो बैंक ने चार्ज किए हैं उसको डालो, उसके ऊपर सीजीएसटी एजीएसटी जो भी आपका मैनुअली है वो आप कैलकुलेट करके वहाँ पे डाल दो। देन आप प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। इस बैंक का जीएसटी नंबर आपके पास में होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको एज ए रजिस्टर्ड मार्क करेंगे। अगर पार्टी के मास्टर्स में यानी कि बैंक के लेजर में ही अगर आपने वहाँ पे जीएसटी नंबर डाल चुके हैं आप, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश करने पे उसको उठा लेगा। अदरवाइज यहाँ पे आप मैनुअली डाल के अपडेट कर सकते हैं।
अब ये जो ट्रांजेक्शन है देखिएगा, जब मैं GSTR 2B के अंदर जाऊंगा अपने डाटा को रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, तो ये मुझे वहाँ पे इजीली मिल जाएगी, ITC के अंदर अवेलेबल, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये इजीली मेरे को यहाँ पर ट्रैकेबल होगा। सो जो हम लोग बात कर रहे थे कि पार्टी के GSTN इनएक्टिव हो गए हैं, अभी हम उस सिनेरियो को कैसे हैंडल करें। सो वी कैन कन्वर्ट दैट ट्रांजेक्शन इनटू द B2C, या हम पार्टी को भी B2C में हम लोग मूव कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड, ठीक है। सो चलिए देखिएगा, इसमें फर्स्ट अप्रोच लेते हैं कि मान लीजिएगा रिटर्न अपलोड करने से पहले की अगर हम बात करें, तो जो पार्टी का GSTN उसको आप कैसे वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट पार्टी GSTN एट द मास्टर लेवल्स। तो मास्टर लेवल्स के लिए देखिएगा आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिटर्न पे जाओ और वहाँ पे रिटर्न पे जा करके ना आप अपना GST1 को ओपन कर लीजिएगा, और राइट हैंड साइड में देखो आपको ऑप्शन नहीं होगा F6 का वैलिडेट पार्टी GSTN। तो जिस पे जाते हैं तो नीचे आपको फैच डिटेल यूजिंग दी GST नंबर का आपको बटन मिलेगा, आपसे लॉगिन क्रेडेंशियल मांगेगा, यहाँ पे आपको डालना है। और मान लीजिए कि यहाँ पे 200 पार्टियाँ, उनमें से 10 पार्टी का जो GSTN वो कैंसिल हो चुके हैं, तो बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाकर के फिल्टर लगा सकते हैं। आपको एक्टिव पे, इनएक्टिव पे जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो और उसके साथ में राइट हैंड साइड में बटन है यहाँ पे F9 का, तो यहीं पे आप F9 प्रेस करके उस पार्टी को एज ए अनरजिस्टर्ड मार्क कर सकते हैं। उसकी इफेक्टिव डेट डालेंगे, इफेक्टिव डेट डालने के बाद में उस पर्टिकुलर इफेक्टिव डेट को जैसे आप डालेंगे तो आपसे सॉफ्टवेयर पूछेगा, टैली पूछेगा कि आपकी ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है कि आप इसको B2B से B2C में आप मूव करना चाहते हैं, तो आपने इसको परमिशन की तो इमीडिएटली आपकी अपडेट हो जाएगी। सो ये तो था आपका बिफोर अपलोडिंग, इफ़ यू आर जस्ट हैंडलिंग दिस एट द मास्टर्स लेवल। तो अब ये जो पार्टी है सूर्या ट्रेडर्स, ये इस इफेक्टिव डेट से ये पार्टी ही एज ए अनरजिस्टर्ड पार्टी आपकी हो गई है, ठीक है। दूसरा, अगर आप केवल स्पेसिफिक वाउचर्स के लिए, कई बार क्या होता है कि कोई पार्टी ने अपनी GSTR 3B टाइमली फाइल नहीं की थी, तो उसकी वजह से फॉर दी शॉर्ट टाइम वो जो इसका GST का स्टेटस है उसको इनएक्टिव कर दिया गया है ना, पोर्टल के थ्रू। सो अब मुझे केवल वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स ही मुझे यहाँ पे जो है केवल एज ए B2C में मूव करनी है, बाकी तो पार्टी का जो GSTN है वो एक्टिव है। सो ऐसे केसेस में मैं वापस से अपना रिटर्न के अंदर ही मुझे जाना है, और रिटर्न के अंदर जा करके मैं यहाँ पे अपने रिटर्न को ओपन करूँगा। राइट हैंड साइड में सेम प्रोसेस मुझे लेना है, वहाँ पे F6 प्रेस करके वैलिडेट पार्टी GSTN पे क्लिक करना है। डिटेल्स आएगी, इन्फॉर्मेशन को फैच करूँगा मैं वहाँ पे यूजिंग दी GSTN, और आपका बेसिस ऑफ वैल्यू में जा करके मैं उसको फिल्टर को भी अप्लाई कर लूँगा। और फिल्टर को अप्लाई करने के बाद में राइट हैंड साइड में मेरे पास में ऑप्शन है F5 का। सो उस F5 वाले बटन पे वहाँ पे यानी कि वाउचर वाइज पे क्लिक करूँगा तो इस सूर्या ट्रेडर्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स वो आपको रिफ्लेक्ट कर जाएंगी उस पर्टिकुलर पीरियड में, और वहाँ पे आप उनको सेलेक्ट करके आप वहाँ पे B2C में कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है Alt V का, तो B2C में जैसे आपने कन्वर्ट किया तो ये केवल यही ट्रांजेक्शन्स ही B2C में आपकी मूव हुई हैं, ना कि आपकी पूरी पार्टी मूव हुई है। ऐसे कंडीशंस में ऐसा कर सकते हैं आप। अगर आपने रिटर्न अपलोड कर दी और पोर्टल पे पार्टी का जो GSTN है वो इनएक्टिव हो चुका है, तो पोर्टल भी तो उसको रिजेक्ट कर देगा। सो वो हमें फिर ट्रायंगुलर रिपोर्ट्स के अंदर मिलती है। तो जब हम रिटर्न में जाते हैं तो रिटर्न के ऊपर की जो टेबल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर रिपोर्ट्स होते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, टोटल वाउचर कितने हैं, इंक्लूडेड इन द रिटर्न कितने हैं, रेडी टू अपलोड कितने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, तो इस रिटर्न के पार्ट को हम लोग ट्रायंगुलर रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो वहाँ पे रिजेक्टेड बाई पोर्टल पे हम जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो दिखाई दे जाएंगी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। तो इनमें से किसी एक को करना है तो एक को मूव कर सकते हैं, या सभी को करना है तो सभी को मूव कर सकते हैं। आप वहाँ पे सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू B2C का ऑप्शन नीचे आपको दिया गया है, तो उसको आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। सो लेट्स सी कि अगर हमने कोई मास्टर्स लेवल पे हमने कोई चेंजेस किया है तो हमारा जो रिकम्पुटेशन हुआ करता था सो वो किस तरीके से यहाँ पे हैंडल होगा। अभी वो रिकम्पुटेशन आपको नहीं मांगेगा। सो मान लीजिएगा मेरे पास में ये पूरा पीरियड का, मैं जो भी पीरियड का मेरे को यहाँ पे अभी अपना सिलेक्शन करना, वो पीरियड को सिलेक्ट किया और देखिएगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स अगर मेरी जीरो है तो यानी कि मेरी रिटर्न बिल्कुल परफेक्टली बनी हुई है। अब मैं किसी भी पार्टी को जाकर के उसका कोई भी मैं उसके अंदर चेंजेस करता हूँ, जैसे मान लीजिए उसकी स्टेटरी है, वो पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, कंज्यूमर थी, तो मुझे उसको अब रेगुलर में कर दिया, या रेगुलर थी तो कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने उसका चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैं चेंज करूँगा तो वो मुझसे इफेक्टिव डेट मांगेगा।
अभी इफेक्टिव डेट में मैंने उसकी 1 अप्रैल मान लीजिए यहाँ पे डाल दी, तो 1 अप्रैल से आगे जितना नवंबर तक का डाटा था तो सारा डाटा मेरा यहाँ पे रिकम्प्यूट होना चालू हो जाता था। अब वो यहाँ पे नहीं मांग रहा है, आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट का ऑप्शन दे रहा है, एक्सेप्ट किया आपने, डन हो गया। सिमिलरली आपने अगर कोई चेंजेज पार्टी लेवल पे ना करके आपने कोई चेंजेज आपने आइटम लेवल पे किया है, आइटम मास्टर्स पे किए हैं, पार्टी का आपने जीएसटीएन आपने चेंज कर दिया, सॉरी आइटम का आपने एचएसएन कोड आपने चेंज कर दिया या उसका टैक्स रेट आपने चेंज कर दिया, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होता था कि जब आप उसको आप सेव करते थे तो वो वापस से सारी ट्रांजेक्शन्स को उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड जो भी है उस इफेक्टिव डेट के बाद की उनको रिकम्प्यूट करता था, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप जब आप अपनी रिटर्न पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन का जो ऑप्शन था वो अभी भी आपका नील ही मिलेगा, उसमें आपको कोई भी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे एरर में नहीं दिखाई देगी। तो मैंने पीरियड चेंज किया और पीरियड चेंज करके आप अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स को देखेगा तो वो अभी भी आपकी करेक्टेड ही है, क्योंकि ये आपका मास्टर्स लेवल पे आपने ये चेंजेस किए हैं। तो आपको नीचे एक बटन दिया हुआ है, चेक वाउचर्स हैविंग द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विद द मास्टर्स। सो यहाँ पे आपको आ रहा है यस। सो जैसे आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो इट विल शो यू कि हाउ मैनी वाउचर्स आर देयर जो कि इफेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर चेंजेस की वजह से। तो आप उनको रीचेक करना चाहते हैं तो आपने उस पर जैसे ही रीचेक पे क्लिक किया, अनेबल किया, तो ऑटोमेटिकली वो आपका करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने F11 लेवल पे चेंजेस किया है तो सेम आपका वो भी होता है। तो मैंने सीधा F11 प्रेस किया या कंपनी बटन पे जाकर के फीचर्स पे क्लिक किया और सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास में ऑप्शंस मिल जाएगा जो भी मुझे चेंजेस किया। अगर मैंने कंपनी लेवल पे जीएसटी कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है तो उसमें चेंजेस किया, या मैंने एचएसएन कोड का जो लेंथ है वो मैंने चेंज किया, तो उस समय पे मुझे यहाँ पे आपका जो बेसिकली इफेक्टिव डेट है वो मुझसे मांगेगा और मैं इसको यहाँ पे इफेक्टिव डेट दे करके मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सिमिलरली अभी यहाँ पे देखिएगा आपसे रिकम्प्यूटेशन नहीं मांग रहा है, तो आपने सेव किया, देन अगेन यू कैन सिंपली गो टू दी रिटर्न, और वहाँ पे जैसे ही आप इस रिटर्न को ओपन करेंगे तो इमीडिएटली आपको दिखाएगा कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स आपके कितने हैं, है ना। सो जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स वर एंटर्ड इन द मास्टर, हेंस द वाउचर स्टेटस ऑफ द रिपोर्टिंग विल बी चेंज। सो टोटल वाउचर्स करंट पीरियड में कितने हैं और ऑल पीरियड में कितने हैं, तो आपको करंट का स्टेटस आपको चेक करना है या फिर आपको जो है सभी का करना है, तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो कैपेबिलिटी विद द जीएसटीआर 2B द लेटेस्ट API वर्जन 4.0। सो अभी तक हम लोग जब जीएसटीआर 2B हमारे पास में पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रही थी तो क्या हो रहा था कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसके साथ साथ में ना टैक्स का ब्रेकअप भी दिया करते थे कि 5% वाला कितना, 12% वाला कितना, 18 वाला कितना, तो वो टैक्स का ब्रेकअप भी आपको मिलता है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हमें टैक्स अमाउंट से मतलब है, हमें ब्रेकअप से क्या लेना, सो टैक्स अमाउंट मैच करना चाहिए, तो अब वो ब्रेकअप गवर्नमेंट ने हटा दिया 4.0 के अंदर, तो हमने प्रोडक्ट में भी वो आपका हटा दिया है। ठीक है, सो वो आपका जो टैक्स का ब्रेकअप है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नहीं मिलेगा, बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको परफेक्टली मिल जाएगी। तो API का लॉगिन तो हमारे पास में कोई है नहीं, अदरवाइज मैं आपको मूव दिखाता। सो जीएसटी माइग्रेशन सेटअप से रिलेटेड जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हमने आपको बताया भी था कि रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर्स को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। तो पहले तो हम डाटा माइग्रेट करने के बाद में वाउचर टाइप पे जाकर के सेट करते थे, अब वो काम आप यहाँ पे डाटा माइग्रेट करते समय ही कर सकते हो। ठीक है, सो आपने करना क्या है, सिंपली आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जब भी आप प्रीवियस डाटा को, जैसे कि जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारा क्या है 5.1, उसके अंदर जब आप डाटा को माइग्रेट कर रहे हो, सो माइग्रेशन पे क्लिक करते ही वो आपको एक पॉपअप विंडो देगा यहाँ पे और आपको बताएगा कि आपका जो नंबरिंग बिहेवियर है आपका इंसर्शन डिलीटेशन के लिए, वो आप रिटेन ओरिजिनल रखना चाहते हैं सभी के लिए या फिर सेल्स वाउचर्स के लिए, तो दोनों में से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके। और जो HSN की जो समरी है वो मिनिमम कितने लेंथ की होनी चाहिए वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा ऑल वाउचर्स पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो वो सभी के लिए रिटेन ओरिजिनल हो जाएगा, और अगर मैं सेल्स वाले के लिए करता हूँ तो वो हो जाएगा, अगर मैं नन पे करता हूँ तो सभी से रिमूव हो जाएगा, सभी के सभी मेरे रिमेनिंग वाउचर्स पे चले जाएंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पे HSN की मिनिमम लेंथ में यहाँ पे जो है सेट करने के बाद में जब मैं डाटा को माइग्रेट करता हूँ तो वो सेटिंग जो आप वहाँ पे बाद में डाटा माइग्रेट करने के बाद में करते थे या कई बार भूल जाते थे, आपको नहीं पता होता था, तो ऐसे केसेज में आपके जो क्लाइंट है उनके फिर डाटा में डिस्टर्बेंस आती थी और वो फिर वहाँ पे वाउचर नंबर्स के चेंजेज हो आते थे।
सो अभी मैंने यहाँ पे सेल्स वाउचर्स के लिए ही इसमें रखा था केवल, तो सेल्स के वाउचर्स पे जाएंगे तो देखो वाउचर नंबरिंग का जो मेथड है वो ऑटोमेटिक और रिटेन ओरिजिनल वाउचर्स नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा किसी भी वाउचर टाइप पे आप चले जाओ, जब भी उसमें जाकर के देखोगे तो वहाँ पे रीनंबरिंग वाउचर्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप वहाँ पे ऑल कर देते तो सभी में रिटेन ओरिजिनल का ऑप्शन वहाँ पे सेट हो जाता है ना। सो बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी जो अदर एनहेंसमेंट हैं बेसिकली वो क्या क्या हुई है, जो हम लोग GSTR 9 से रिलेटेड जो हम लोग बता रहे थे कि आपने हर महीने की GSTR 1 जो है आप डाउनलोड करते हो, डाटा को मर्ज करते हो, देन उसको कंसोलिडेट करते थे। अभी इतनी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके प्रोडक्ट में, यहाँ पे इसमें स्क्रीनशॉट ही दिया हुआ है लेकिन मैं प्रोडक्ट में दिखाऊंगा आपको। सो अभी आपके पास में कैपेबिलिटी है कि जब आप प्रोडक्ट में आते हैं और यहाँ पे आप डिस्प्ले स्टेटरी और GST रिटर्न्स पे जब आप वहाँ पे जाते हैं GSTR 1 पे, सो आप यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर की GSTR 9 के लिए हमें क्या चाहिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक का पीरियड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। सो मार्च 25 मैंने यहाँ पे डाला, तो ये देखिएगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का मेरे पास में यहाँ पे ये डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल जीरो है, यानी कि मेरा डाटा बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी रिटर्न जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। सो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे जाता हूँ, 1 सेकेंड, सो ऑल्ट प्रेस कर देता हूँ, ये विंडो आ गई। सो एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। सो एक्सपोर्ट पे जैसे आपने क्लिक किया, करंट पे क्लिक किया, सो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम दिखा रहा है, GSTR 1 आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। कब से कब तक हो रही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी कि डाटा सिंगल फाइल में आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके लिए आपको ऑप्शन करना क्या होगा, आप कॉन्फ़िगर बटन में जाइएगा। अगर आपको इसकी लोकेशन चेंज करनी है तो वो लोकेशन चेंज कर सकते हैं, है ना। मैं इसको मान लीजिएगा आपका अभी मैं पोर्ट यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो मैं कॉन्फ़िगर में जाने के बाद में ना ये लोकेशन में यहाँ पे चेंज कर दूंगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और डेस्कटॉप मैंने ले लिया, तो डेस्कटॉप पे मेरा ये सेव हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में एक फाइल फॉर्मेट का बटन है, सो वहाँ पे जाएंगे। फाइल फॉर्मेट ऑलरेडी इसमें एक्सेल चूज है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट द रिटर्न इन दी सिंगल फाइल। अगर ये आपने नो करी तो उसकी हर महीने की अलग अलग फाइल डाउनलोड होंगी। अगर आपने इसको यस किया तो अब ये सिंगल फाइल के अंदर ही सारा का सारा डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि B2B का आपका सारा एक फाइल में आ जाएगा मर्ज होकर के, डेबिट नोट अलग आ जाएंगे, क्रेडिट नोट एक ही फाइल में आ जाएंगे, मंथ ऑन मंथ आपका सब एक ही के अंदर आ जाएगा। फाइल देखो आपकी यहाँ पे हो चुकी है, और मैं इसमें यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जाकर के इसमें B2B की ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाता हूँ, जो अगर इसमें कुछ होंगी तो। सो देखो अप्रैल में ये आपका अप्रैल का डाटा आ गया है ना B2B का। सिमिलरली थोड़ा नीचे जाएंगे तो फिर जब अप्रैल ख़त्म हो जाएगा तो फिर देखो मई का चालू हो गया। इसी तरीके से फिर जून, जुलाई, है ना, अगस्त का नहीं है इसमें, सितंबर का है। तो जो जो डाटा जैसे जैसे अवेलेबल है वो आप यहाँ पे आ जाएगा आपका। और अलग अलग देखिए रजिस्ट्रेशन टाइप है, तो वो सभी रजिस्ट्रेशन टाइप के डाटा को यहाँ पे पिक कर लेगा, तो कंसोलिडेट कर दिया। इसी तरीके से आपका जितना भी आपका डाटा है वो आपका चाहे डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का हो, वो सब का सब आपका मंथ ऑन मंथ यहाँ पे आपका मर्ज होकर के आ जाएगा आपके पास में। तो GSTR 9 के लिए जब आप वहाँ पे बनाते हैं चाहे एक्सपेंस वगैरह, तो वो आपको इजीली आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, पहली कंडीशन, ठीक है। तो ये फाइल भी मेरी जिस लोकेशन पे मैंने डाली थी तो देखो वहाँ पे सेव हो चुकी है। आप इन फ्यूचर कभी भी आपको चाहिए तो यहीं से आप इसको यूज भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा। इसी तरीके से जो सेकंड है HSN और SSC समरी फॉर फ्रॉम द एनुअल कंपुटेशन फॉर द कंसोलिडेटेड। तो HSN समरी की रिपोर्ट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे समरी व्यू का हमारे पास में ऑप्शंस है। ये प्रोडक्ट में नहीं है हमारे पास में, तो मैं सॉरी इसमें PPT में नहीं है, तो मैं प्रोडक्ट में है हमारे पास में, मैं दिखा देता हूँ। सो जब हम GST रिटर्न पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन भी होता है एनुअल कंपुटेशन का। तो एनुअल कंपुटेशन पे जाओगे, अगर आप मल्टीपल GSTN रजिस्ट्रेशन आपके पास में हैं तो समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई पे जैसे आप HSN समरी पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप दिखा देगा। अब हर जिस भी रजिस्ट्रेशन टाइप पे एंटर करेंगे तो उसका मंथ ऑन मंथ कंसोलिडेशन आपको दे देगा। राइट हैंड साइड में देखो ये समरी लेवल का बटन आपको दिया हुआ है यहाँ पे समरी व्यू का। आप F5 या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी समरी पूरी की पूरी HSN वाइज कंसोलिडेट होकर के आपको यहाँ पे आ जाएगी। इस समरी को आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप कर सकते हो। सो एक्सेल वगैरह जैसा भी है वैसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। सो अलग अलग रजिस्ट्रेशन वाइज भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे F5 प्रेस कीजिएगा, सो हियर यू कैन सी, एंड देन आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन तो ठीक है, इट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो जो
माइनर अपडेट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। और अभी प्रोडक्ट 2 दिसंबर को ऑलरेडी आप लोगों के पास में है ही, ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। सो थोड़ा आप जाइए और लोगों से कनेक्ट कीजिएगा, जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया है उनको आप माइग्रेट कराइएगा, है ना, और उनको हेल्प कीजिएगा। सो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं अभी।